Everyone, welcome in my channel Learn Science with Yasser Azam. Today I am going to start or continue the series of human reproduction, of which two videos have been already uploaded. The first one was human reproduction and second was male reproductive system. If you have not seen that, तो वो rhythm आप नहीं पकड़ पाएंगे, तो might be you would face some difficulty. So first watch those two videos, then come here. Okay. अब हम बेटा बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. बेसिक डायग्राम मैंने बना लिया है ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो. जिस तरीके से आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाज डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स लाइक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स, बिल्कुल सेम होगा हमारा किसके साथ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. इसमें भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होंगे, ठीक है. इन दोनों के साथ साथ हमारे पास एसेसरी डक्ट होंगी और एसेसरी ग्लैंड्स होंगी, ठीक है. स्टार्ट करने से पहले बेसिक समझ लेते हैं. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसमें होंगी ओवरीज, ठीक है. ये लोकेशन यहाँ होनी चाहिए थी, मैंने नीचे बनाया है सो दैट आई गेट सम स्पेस फॉर राइटिंग द लेबलिंग्स, ठीक है, फॉर राइटिंग द लेबलिंग्स. चले भाई आगे बढ़ते हैं. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से शुरू करते हैं. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है हमारा, ओवरीज. दे आर प्रेजेंट इन पेयर जस्ट लाइक टेस्टिस, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन पेयर. टेस्टिस का काम था गैमीट बनाना, ओवरीज का काम भी है गैमीट बनाना. फीमेल गैमीट इज ओवम. ओवम एक्चुअल में नहीं रिलीज होता है ओवरी से, ओवरी से रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte. अब ये क्या बला है, इसको समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा गैमेटोजेनेसिस. जब आप एक अगला टॉपिक पढ़ेंगे oogenesis, तो आपको समझ में आएगा क्या होता है सेकेंडरी oocyte, क्या होता है ओवम. ओवम जब बनेगा जब स्पर्म का मिलन हो जाएगा सेकेंडरी oocyte से. मगर टू मेक द लैंग्वेज कन्वीनियंट वी राइट ओवम, ठीक है. आप ओव्यूलेशन के डिफिनीशन में भी यही पढ़ते हैं, रिलीज ऑफ ओवम. बेसिकली सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है. ये आपका नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस समझना. दो फंक्शंस है गैमीट बनाने के साथ. एंडोक्राइन फंक्शन भी इसका होता है. एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है, दोज ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस हॉर्मोन्स. तो ये जो ओवरीज हैं ये क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस कर रही हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ठीक है. अगर आपसे कोई फीमेल हार्मोन पूछे तो क्या बोलोगे, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन. मेल में वो टर्म क्या था, एंड्रोजन. एंड्रोजन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है. फीमेल के एंडोक्राइन ग्लैंड्स के निकलने वाले एंडोक्राइन ग्लैंड ओवरी को हम कह रहे हैं क्योंकि इट इज एक्टिंग एज अ साइट वेयर हार्मोन्स आर बीइंग प्रोड्यूस, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन. ओवरी का फंक्शन मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा. इससे ज़्यादा ओवरी में आपको फिलहाल कुछ नहीं पढ़ना है. कुछ चीज़ें और आप समझ लें. जैसे मेल्स की अगर बात कर रहे थे तो टेस्टिस बॉडी के बाहर थी. क्यों बॉडी के बाहर थी, क्योंकि स्पर्म बनने के लिए हमको 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए था, बॉडी के मुकाबले कूलर टेम्परेचर चाहिए था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. पर महिलाएं हमेशा से सशक्तिकरण की मिसाल रही हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता कुछ भी टेम्परेचर का. टेस्टिस ओवरीज थोड़ा हाई टेम्परेचर पे भी ओवम बनाने में सक्षम होती हैं, गैमीट बनाने में सक्षम होती हैं. इस वजह से ये होती हैं इंट्रा एब्डोमिनल. क्या होती है बच्चा, इंट्रा एब्डोमिनल, यानी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, ठीक है. साइज की बात की जाए तो 2 से 4 सेंटीमीटर तक के इनका साइज हो जाता है लेंथ में, ठीक है. 2 प्रेजेंट हैं. इसके अलावा इससे रिलेटेड अगर कोई बात है तो इसका अटैचमेंट की, कि ओवरीज जो यूटेराइन वॉल से अटैच हैं ये स्ट्रॉन्ग लिगामेंट से अटैच होती हैं. इस लिगामेंट को हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों ओवेरियन लिगामेंट. ओके, वी कॉल दिस लिगामेंट एज ओवेरियन लिगामेंट. अब थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं. जस्ट अ मिनट. यहाँ पे लाइट है, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी. चलिए इस पोर्शन में मैं कुछ नहीं लिखूंगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है. बेटा ओवेरियन लिगामेंट क्या है, वो अटैचमेंट दे रहा है किसको, ओवरी से यूट्राइन को, ठीक है, यूट्रस की वॉल को. अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका डिटेल में. जो ये हमारा स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये बेसिकली ऊपर से नीचे अगर इसको इन्वर्ट कर दें, पलट दें, तो ये पियर शेप का बनता है, नाशपाती के शेप का बनता है. लुक ऑन द बोर्ड माय डियर.
नाशपाती की शेप का बनता है, इसके 3 रीजन्स होते हैं, ये वाला और ये वाला। सबसे ऊपर कहलाता है फंडस। क्या होता है बच्चा? फंडस। फंडस रीजन जो होता है वो डोम शेप का होता है, गुम्बद के आकार का होता है, तो फंडस इज डोम शेप। ये बीच का जो पोर्शन है इसको हम कह देते हैं बॉडी। ये नीचे का जो सकरा पोर्शन आ रहा होता है इसे हम कह देते हैं सर्विक्स। ठीक है, क्या कह देते हैं बेटा? सर्विक्स। इसके नीचे जो ये स्ट्रक्चर जा रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये तो वेजाइनल ओपनिंग है, या वेजाइना भी कह सकते हो। ये वेजाइना है आपकी, इससे खुलने वाली ओपनिंग हम क्या कहेंगे? वेजाइनल ओपनिंग। अभी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया आपको पढ़ाना है, ठीक है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा कि ओपनिंग के बाद आसपास और क्या स्ट्रक्चर है। मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में हमने सिर्फ एक चीज़ पढ़ी थी, पेनिस, फिर उससे रिलेटेड चीज़ें, ग्लैंस, पेनिस, फोरस्केन, प्रीप्यूस जो भी था। इसमें जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिटेल्ड है इन कंपैरिजन टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो मैंने इतना हिस्सा कवर किया है ये बेटा कहलाता है वेजाइनल कैनाल। क्या कहलाता है? वेजाइनल कैनाल। इसके ऊपर ये जो सर्विक्स वाला रीजन है इसकी कैनाल कहलाती है सर्विकल कैनाल। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। वेजाइना की कैनाल वेजाइनल कैनाल, सर्विक्स की कैनाल सर्विकल कैनाल। जो रॉकेट साइंस है वो ये है कि सर्विक्स कैनाल प्लस वेजिनल कैनाल मिलके कहलाती है बर्थ कैनाल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपसे कोई बर्थ कैनाल पूछेगा तो आप समझ गए क्या चीज है। वेजाइनल कैनाल प्लस सर्विकल कैनाल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट दी बर्थ कैनाल। ओके, जो ये हमारी सर्विकल कैनाल होती है यहाँ पे म्यूकस का प्लग होता है, ठीक। म्यूकस बोलते हैं किसको? म्यूकस बोलते हैं म्यूकस को। म्यूकस प्लग जो प्रेजेंट होता है ये अगर एक्सेस में प्रेजेंट होता है तो स्पर्म की एंट्री को प्रोहिबिट करता है, तो इसका बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होना भी इज नॉट ओके, ठीक है। चले भाई, अब जो ये स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है इस तरीके से, ये पाइप लाइक जो स्ट्रक्चर दोनों साइड पे जा रहे हैं, बेसिकली ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब्स है। क्या है बच्चा? फैलोपियन ट्यूब। यहां से शुरू होके पूरा जहां तक एक्सटेंड हो रहा है। फैलोपियन ट्यूब एंड में इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकालते हैं जिन्हें हम कहते हैं फिम्ब्री। क्या कहते हैं? फिम्ब्री। फिम्ब्री क्या करते हैं? ये जो ओवरीज हमने बनाई है मेरे मासूम बच्चों, ओवरीज से निकलता है सेकेंडरी oocyte, जो मैं अभी ओवम चिल्ला रहा था, ये मान लीजिए ओवरीज हैं, ये फिम्ब्री है। ओवरी से निकला हुआ, लुक हियर, ये ओवरी है, इससे निकलेगा सेकेंडरी oocyte, ये है हमारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे हम क्या कह रहे हैं? फिम्ब्री। ये फिम्ब्री इसको ऐसे अटैच कर लेगा और सक्शन से सक कर लेगा किसको? ओवम को, एग को, ठीक है। सक्शन से एग निकाल लेगा। अब ये एग इसके अंदर जाएगा, वो हम अभी आपको समझाएंगे कैसे क्या प्रोसेस होगा। फैलोपियन के अगर हम पार्ट्स बेटा पढ़ लें तो फैलोपियन के 3 पार्ट्स होते हैं, एम्पुला, इस्थमस और तीसरा वाला हमारा क्या होता है फैलोपियन का पार्ट? इनफंडिबुलम। ये जो फिम्ब्री के पास वाला पार्ट है, ये पोर्शन, ये कहलाता है इनफंडिबुलम। क्या कहलाएगा बच्चों? इनफंडिबुलम। ओके, इनफंडिबुलम को हम नंबर 1 दे दें। इसके ऊपर वाला ये पोर्शन ये कहलाता है एम्पुला। बेटा एम्पुला वर्ड आप जहां भी सुनेंगे, कई जगह आप सुन चुके होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव में मैंने बताया था, नीचे से वास डिफरेंशिया ऊपर जाती है, एक जगह ओपन होती है जहां पे सारे डक्ट का सिक्रीशन मिल रहा है। डायलेटेड रीजन, ब्रॉडर रीजन। सो एम्पुला एक ब्रॉड रीजन है, डायलेट रीजन है किसका? फैलोपियन ट्यूब का। अगर क्वेश्चन आता है विच इज द मोस्ट डायलेटेड रीजन या मोस्ट ब्रॉड रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, द आंसर विल बी एम्पुला, ठीक है। एम्पुला के बाद जो ये रीजन है जहां से फैलोपियन शुरू हुई थी, ये कहलाता है इस्थमस। ये जो एम्पुला है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी खास बात है यही होता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहां से स्पर्म की एंट्री करी, स्पर्म पहुंचे, फर्टिलाइज करेंगे कहां पे? एम्पुला में। पुरानी एनसीईआरटी में जो टर्म दिया हुआ था वो एम्पुला की जगह टर्म दिया होता था एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। पर जो अपडेटेड एनसीईआरटी हमारे पास है उसके अंदर सिर्फ एम्पुला वर्ड दिया हुआ है इंस्टेड ऑफ एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। तो अगर आपके पास पुरानी बुक है, डोंट गेट कंफ्यूज, बी अपडेटेड, इट विल बी एम्पुला।
करेक्ट। फेलोपियन के 3 पार्ट्स क्या हो गए हमारे, isthmus, ampulla और infundibulum. Infundibulum is just behind the fimbri. Fimbri, what it does, it takes the ova from the ovary. ठीक है, जनरेट द सक्शन। अगर इसको हम ऐसे काट के आपको दिखाना चाहें तो फिम्बरी इस तरीके से आपको दिखेगी, बीच में ऑस्ट्रिया होता है, ठीक है, और ऐसे यहाँ पे ये फिम्बरी है। 3D में इमेजिन कर पा रहे हैं, ये इस तरीके से ऐसे अटैच कर जाएगी और इस ऑस्ट्रिया के जरिए अंदर ओवम चला जाएगा। दिस इज हाउ द फिम्बरी वर्क्स, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। यूट्रस के जो टॉप वाला पोर्शन है, या यूट्रस के 3 नाम मैं बता दूं आपको, ये यूट्रस रीजन है, आपको पता चल गया है। यूट्रस के 3 नाम होते हैं, ठीक है। यूट्रस को यूट्रस तो कहते ही हैं, वॉर्म भी कहते हैं, वॉर्म के साथ हिस्टेरा भी कहते हैं, ठीक है। ये सिनोनिम्स आप कह सकते हैं यूट्रस के। अगर आप कहीं पे यूट्रस सुनते हैं तो यूट्रस है, वॉर्म गर्भ, ठीक है, हिस्टेरा, ये तीनों नाम किसके हो जाएंगे, आपके यूट्रस के हो जाएंगे। देख लेते हैं कुछ छूट तो नहीं रहा है। हाँ, वो भी बेटा हम लोग पढ़ेंगे। इस डायग्राम में बहुत सारी चीजें नहीं आ सकती, एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब बेटा एक चीज और, ये जो यहाँ से मूव करा है ना, कौन मूव करा है, ओवम। फिर भाई यहाँ से निकला, फिम्बरी ने उसे कैच कर लिया, ऑस्ट्रिया के जरिए वो अंदर आ गया, वो आगे भी तो बढ़ेगा। तो कुछ इसकी वॉल पे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, उन टिश्यूज का नाम होता है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। स्पीक आफ्टर मी। सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ये क्या काम करते हैं, इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है। ये पेरिस्टालसिस भी कर रही है फेलोपियन ट्यूब, अपनी मस्कुलर मूवमेंट भी कर रही है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, और सीलिया क्या कर रहा है, ऐसे बैठे हुए हैं, ओवम को आजा जैसे आएगा ऐसे आगे की तरफ ऐसे यूं धक्का देते रहेंगे तो वो मूव करता रहेगा। इतनी बात में तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। आई बिलीव वी मेड इट वेरी सिंपल एंड क्लियर। यस, ओके। एक चीज और, जो ये वेजाइनल ओपनिंग होती है, ये वर्जिन गर्ल्स में, यहाँ पे एक वर्जिन गर्ल्स नहीं, गर्ल्स में वेजाइनल ओपनिंग पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ऐसे उसको हम कहते हैं हाइमेन। पहले इसको कहा जाता था ये वर्जिनिटी की निशानी है, इसीलिए इसका दूसरा नाम होता था वर्जिन नॉट। क्या नाम होता था, वर्जिन नॉट। वर्जिन उसको बोलते हैं जिसने किसी के साथ कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स ना किया हो। तो गर्ल्स में हाइमेन प्रेजेंट थी, तो पहले के पुराने लोग मानते थे भैया हाइमेन प्रेजेंट है तो ही लड़की क्या है, वर्जिन है। एक्चुअल में वर्जिनिटी की निशानी हाइमेन नहीं हो सकती, क्योंकि हाइमेन फिजिकल एक्टिविटी से भी टूट जाती है, रनिंग से, जंपिंग से, ठीक है। बहुत सी लड़कियां जो स्पोर्ट्स में पार्ट लेती हैं या साइकिलिंग बहुत करती हैं, इनकी या किसी भाई एक्सीडेंटल कंडीशन जैसे गिर गई, चोट लग गई, तो भी हाइमेन रप्चर या टूट सकती है। तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट वर्जिन नॉट इज नॉट द एग्जैक्ट जस्टिफिकेशन सही वर्ड नहीं है, एग्जैक्ट पैरामीटर नहीं है जिसके जरिए हम ये बता सकें वेदर द गर्ल इज वर्जिन और नॉट। हाइमेन कुड बी ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ, नॉट विद द हेल्प ऑफ, बिकॉज ऑफ एनी फिजिकल एक्टिविटी एज वेल, ठीक है। ये तो बेटा हो गया बेसिक स्ट्रक्चर, मूवमेंट जो है वो पेरिस्टालसिस से हो रहा है, ठीक है। अगला बेटा जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कितनी लेयर्स से मिलके बना हुआ है, जो यूट्रस है ये कितनी लेयर्स से मिलके बना हुआ है। जस्ट हैव अ लुक। चले भैया अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया कि क्या यूट्रस के पार्ट हैं, ठीक है, फंडस बॉडी और जो भी सर्विक्स आपने पढ़ा, वेजिना पढ़ा। अब हम थोड़ा डिटेल में उसको पढ़ते हैं, उसकी लेयर पढ़ते हैं, ठीक है। चलो स्पेस को बचाते हुए हम इसको हाफ ही बनाएंगे, ठीक है। बस इतना यूट्रस हम बना रहे हैं, ये हाफ यूट्रस हमने बनाया है। यूट्रस के अंदर यहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये मान लो अंदर की वॉल है, यहाँ ये मिडिल वाली को हम नेटवर्क बना देते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं, जो आउटर मोस्ट वॉल होती है इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। क्या बोलेंगे बच्चों, पेरीमेट्रियम। ये बीच वाली को हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। सबसे ज़्यादा जलवा इन्हीं का होता है, मायोमेट्रियम। और जो ये अंदर वाली है इसको बोलेंगे एंडोमेट्रियम। देखो बेटा, एक्सक्यूज मी, सॉरी, ठीक है बेटा शुरू करते हैं।
आउटर मोस्ट हमारी पेरीमेट्रियम, बीच वाली हमारी मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम। बीच में जो लेयर प्रेजेंट है मायोमेट्रियम, ये स्मूथ मसल से बनी। वैसे तो यूट्रस का सारा पार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री ही होता है। ऐसा तो नहीं कभी मन कर रहा हो यूट्रस मटका लें, तो ऐसे तो काफ़ी डिफिकल्ट है, इट्स नॉट पॉसिबल इन दैट वे। बट मायोमेट्रियम की अगर हम बात करें, स्पेशली ये बने होते हैं स्मूथ मसल से। इस बात को लिखने का एक रीज़न है, वो अभी आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, ये बने हुए हैं हमारे किससे, स्मूथ मसल सेल से बने हुए हैं। जबकि जो हमारी एंडोमेट्रियम की अगर हम बात करें, इसका जो चेंज है वो सबसे ज़्यादा होता है बाकी सारे लेयर के कंपैरिजन में। ये बताने का पर्पस क्या था आपको, जब मैंने स्पर्म्स का सीमेन के वो बताया था कॉन्स्टिट्यूएंट, तो मैंने बताया था एक चीज़ निकलती है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टेट ग्लैंड से, जो क्या कराता है स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन। जब सीमेन फीमेल की बॉडी में जाता है तो मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ताकि यूट्रस मटक मटक के ऐसे ऐसे करके स्पर्म्स को आगे पहुंचा दे। बात समझ आ रही है? इसलिए मैंने बताया है सबसे ज़्यादा अगर साइक्लिक चेंज आते हैं किसी में, तो वो मेरे बच्चों आते हैं मायोमेट्रियम में। जो भी एमसी के चेंज होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल हम डिटेल में पढ़ेंगे, वॉल का बनना, ब्लड का बॉडी से बाहर आना, ये तो जितने भी साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं एमसी वाले, ये सब किस में हो रहे हैं, एंडोमेट्रियम में। बिकॉज देयर इज ह्यूज सप्लाई ऑफ ब्लड, ह्यूज सप्लाई ऑफ ब्लड। भाई ज़रूरी है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जो बच्चा चिपकेगा कि जाइगोट अटैच होगा, वो तो यहीं अटैच होना है एंडोमेट्रियम पे। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम पे अटैच होने की वजह से क्या होगा, एक चीज़ और, ये लेयर्स तीनों में जाएंगी अंदर तक, ऐसे ऐसे पूरी फेलोपियन में। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगर सर यहाँ से फिम्बरी से मान लीजिए आ रहा है जो हमारा कौन ओवम, वो यहाँ फर्टिलाइज होकर यहीं पे इम्प्लांट हो जाए तो क्या होगा। अगर वो यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा तो नेचुरली वो ग्रो करेगा, थोड़ा सा ग्रो करने के बाद फीमेल की फेलोपियन रप्चर हो जाएगी और वो उस साइड से जो है हमेशा के लिए इनफर्टाइल हो जाएगी। एक पोर्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब विल बिकम इनफर्टाइल, दूसरा पार्ट अभी एग्जिस्ट करेगा, उससे फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी, बट फ्रॉम वन साइड द फीमेल विल गेट इन व्हाट, इनफर्टाइल। मिसगैरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, आपने देखा होगा ह्यूमंस में बहुत से बहुत दो बच्चे होते हैं, एक्सेप्शन कहीं गिनीज बुक में चला आ रहा है भाई 4 5 3 निकल आते हैं, उनको हम हटा देते हैं, वरना 2 और 1 बच्चा होता है। लेकिन अब हम 4 पैरों पे चलने वाले बाकी जानवरों को देखें, गाय, भैंस, कुत्ता, गाय के भी तो वैसे एक ही होता है शायद, कुत्ते को देख लें, ठीक है, हाँ नहीं, शी डॉग को देख लें, बिच को देख लें, तो शी इज़ प्रोड्यूसिंग 5 to 6 चाइल्ड, जबकि हम क्या हैं, एक ही बच्चा पैदा करने में सक्षम है, इससे ज़्यादा में नहीं। अगर होते भी हैं, मान लो किसी के ट्विंस होने वाले होते हैं, तो डॉक्टर सजेस्ट कि आपको बहुत रेस्ट लेनी है, बहुत आराम से चलना है, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है, ज़्यादा दौड़ धूप नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि अब हम बाईपीडल हो गए हैं। पहले हम टेट्रापीडल थे, टेट्रापोड से 4 पैरों से चलते थे, तो जो वेट आता था वो इस रीजन पे आता था, एब्डोमिनल पे। अब वेट सारा कहाँ पे आएगा, सर्विक्स पे, नीचे वजाइना पे, तो बेबी के नीचे जाने के, निकल जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं वेट, हैवी वेट की वजह से। तो हम डेवलप तो हुए, हम सीधे खड़े हो गए, इसका हमें ये बेनिफिट मिला कि हम दूर तक जंगल में देख सकते थे कि हमें कोई मारने तो नहीं आ रहा है, हमारी हाइट बढ़ गई थी, समुद्र में बढ़िया पानी में गोते मारते थे, काफ़ी दूर तक जाने लगे। भाई ऊंचे हैं तो ज़्यादा दूर तक चले जाएंगे, नीचे होते तो डूब जाते। तो कई बेनिफिट्स भी मिले और नुकसान ये मिला कि बच्चे हम एक बार में 1 या 2 ही पैदा कर सकते हैं, पहले ज़्यादा कर सकते होंगे। ठीक है, चलो भाई, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम ये समझ में आया। अब बेटा जब एंडोमेट्रियम की बात की जाए, किस इसमें कौन से टिश्यूज होते हैं, तो स्क्वामस एपिथेलियम। कौन से होते हैं बेटा, स्क्वामस एपिथेलियम। चले भैया, ये तो हमने बता दिया यूट्राइन वॉल के बारे में। अब हम एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इसमें क्या कहलाता है, फीमेल्स में वल्वा। ठीक है, तो वल्वा का डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं, जस्ट हैव अ मिनट। चले भाई, अब एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पढ़ेंगे। जैसे मेल में हमने पढ़ा था एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या था हमारा, पेनिस। फीमेल में जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है हमारा, उसको बेटा हम लोग कहते हैं वल्वा। क्या कहते हैं, वल्वा। अगर हम उसकी शुरुआत करें तो ऐसे बीच में जो स्ट्रक्चर, लेंस शेप स्ट्रक्चर से हम शुरू करेंगे। ठीक है, यहीं पे वेजिनल ओपनिंग देखेंगे, ओरिफिस देखेंगे। ठीक है, जो एक्सक्रीटरी यूनिट है। हाँ, एक चीज़ और सुन लें आप लोग, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा था, कॉमन पैसेज था, यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज था, यूरिन का भी
स्पर्म का भी। फीमेल में ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सेपरेट पैसेज है यूरिन का और स्पर्म का। मेल्स को बच्चे तो नहीं पैदा करने हैं, तो उसका यूरिनरी ब्लैडर के पैसेज, कॉमन पैसेज के थ्रू, यूरिनरी ब्लैडर नहीं, यूरिनरी ब्लैडर के आगे ऐसे आगे की तरफ लगी होती हैं ग्लैंड्स, ठीक है, वहाँ से आ रहा होता है। तो अलग से कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं चाहिए होता है हमें, ठीक है, उनकी कि हमें वहाँ पे बेबी नरिश करना है। फीमेल के केस में डिफरेंट स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा यूट्रस प्रेजेंट होता है, गर्भ प्रेजेंट होता है, सो दैट दे कैन एक्वायर द प्रेगनेंसी। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं बेटा? वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के अंदर का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, उसके बाहर निकलते हैं, ठीक। चलो पहले बाहर का भी बना लेते हैं। वेस्टिब्यूल के बाहर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया वर्ड का मतलब होता है लिप्स, ठीक है, लेबिया माइनोरा, या इनको हम लेसर लिप भी कहते हैं, छोटे लिप्स, ठीक। इसके बाहर एक और ऐसे लिप्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा। क्या बोलेंगे? लेबिया मेजोरा। ये फीमेल ओपनिंग्स के बाहर प्रेजेंट है। वेस्टिब्यूल, उसके बाद लेबिया मेनोरा, फिर लेबिया मेजोरा। लेबिया माइनोरा बहुत सॉफ्ट पार्ट है, लेकिन इसके अंदर हेयर्स का फॉर्मेशन नहीं होता। फॉर्मेशन नहीं मतलब हेयर्स नहीं प्रेजेंट होता है, जबकि यहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? लेबिया मेजोरा में। ये जो लेबिया माइनोरा होता है, इसके यहाँ पर बेटा सबसे ज़्यादा इरेक्टाइल पार्ट फीमेल का प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं क्लिटोरस। क्या बोलते हैं? क्लिटोरस। जैसे मेल का सबसे सेंसिटिव या इरेक्टाइल पार्ट था ग्लैंस पेनिस, फीमेल में सबसे सेंसिटिव पार्ट कौन सा होता है? क्लिटोरस। सबसे इरेक्टाइल पार्ट मतलब सबसे ज़्यादा सेंसेशन फीमेल फील्स एट दिस पॉइंट, ठीक है, क्लिटोरस। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेज्म ऑफ द फीमेल, ठीक है। चलो भाई, वेस्टिब्यूल के अंदर का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। वेस्टिब्यूल में यहाँ पे प्रेजेंट है वेजाइना। यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है इसको बोलते हैं ओरिफिस, ठीक है, या हम इसका दूसरा नाम लेते हैं यूरिनरी अपर्चर। दिस इज यूरिनरी अपर्चर, ठीक है बेटा। ये वाला स्ट्रक्चर है वेजाइना। बिना ग्लैंड के तो सिस्टम बिल्कुल बेकार है, तो हमें ग्लैंड सिस्टम भी पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह की ग्लैंड्स प्रेजेंट है, स्किन ग्लैंड्स, और दूसरी जो हमारी ग्लैंड्स है वो है बार्थोलिन ग्लैंड्स, ठीक है। स्किन ग्लैंड जो होती है वो यूरिनरी अपर्चर के चारों तरफ प्रेजेंट होती है, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होंगी? यूरिनरी के चारों तरफ। इसका नाम होता है स्किन ग्लैंड्स, स्किन्स ग्लैंड। बेटा ये जो नाम होते हैं स्किन्स और बार्थोलिन्स, ये सब नाम होते हैं साइंटिस्ट के भी आप पे, ठीक है। जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया होता है उसको सम्मान देते हुए हम उसी का नाम चिपका देते हैं वहाँ, ठीक है। अब जैसे कि ये वेस्टिबुलर रीजन में प्रेजेंट है, तो इस वजह से हम इसको क्या कह देते हैं? स्किन छोटी ग्लैंड्स होती हैं, छोटी छोटी, तो इसे लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। वेजाइना के दोनों साइड पे ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसको कि बेटा हम कहते हैं ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड। ये जो ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड है इसी का नाम होता है बार्थोलिन्स ग्लैंड। क्या होता है? अब इन सबके सिक्रीशंस के बारे में आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अच्छा वेजाइना की बात कर लेते हैं। वेजाइना का जो नॉर्मल पीएच होता है वो 3 to 4 होता है। कितना होता है? 3 to 4 का मतलब हो गया हाईली एसिडिक। स्पर्म 6 से नीचे काम नहीं करेंगे। स्पर्म के सीमेन में भी उसको अल्कलाइन मीडियम दिया जा रहा था, साथ साथ वेजाइना में भी उसको अल्कलिनिटी मिलेगी ताकि वो स्पर्म मर ना जाए। तो जो ये स्किन्स ग्लैंड होती है ना बेटा, ये अल्कलाइन मीडियम क्रिएट कर देती हैं। क्या कर देती हैं? अल्कलाइन मीडियम क्रिएट कर देती हैं। क्यों भाई? यूरिन करने जब फीमेल जाती है तो उसकी यूरिन भी यहाँ वेजिना से टच होते हुए निकलती है, यूरिन भी एसिडिक है, तो लगातार एसिडिक मीडियम मिलेगा तो स्पर्म की तो लाशें बिछ जाएंगी, उसको भी बचाते हुए चलना है। तो स्किन ग्लैंड्स क्या करेंगी? अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करेंगी जो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिडिटी को। किसकी एसिडिटी को? वेजाइना की एसिडिटी को, ठीक है। अब जो हमने ये बेटा ये स्ट्रक्चर पढ़ा है, एक चीज़ तुम्हारे यहाँ पे भी बता दें, एक यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, फैटी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं फीमेल के लेबिया मेजोरा के ऊपर, उसको हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। आई एम ट्राइंग कि कोई भी ऐसी चीज़ ना छूट जाए जो आपको पढ़नी हो और मैं ना पढ़ाऊँ। आई थिंक एवरीथिंग इज कवर्ड हेयर ऑल्सो।
तो स्किन ग्लैंड का फंक्शन समझ में आ गया। अब अगली ग्लैंड हमारी क्या है, वेजाइना के पास प्रेजेंट बार्थोलिन्स ग्लैंड। इनका काम होगा लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना। अगर हम आदमियों में चले जाएं, आदमियों में नहीं, मेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चले जाएं, तो कौन सा सिक्रीशन, कौन सिक्रीट कर रहा था लुब्रिकेंट? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। दूसरा नाम कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। इसमें यही काम कौन कर रहा है? बार्थोलिन्स ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड्स क्या कर रही है? लुब्रिकेट कर रही है, या लुब्रिकेंट का काम कर रही है। समझ आ रही है बात? तो फॉर्म्स म्यूकस फॉर लुब्रिकेशन। लुब्रिकेंट कैसे काम करेगी? म्यूकस प्रोड्यूस करके। कौन म्यूकस प्रोड्यूस करेगा? बार्थोलिन्स ग्लैंड, ठीक है। ओके, कुछ छूट रहा है, लेट मी चेक। चले, हो गया बेटा। अगली टॉपिक जो इसका बचा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो एक और ग्लैंड है जिसका कि इनडायरेक्टली रोल है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो है मेमोरी ग्लैंड्स। क्यों मेमोरी ग्लैंड्स का रोल है? क्योंकि जो बेबी पैदा हो जाएगा पार्चुरेशन के बाद, उसको नरिशमेंट के लिए फूड चाहिए, ठीक है, खाना चाहिए। वो खाना पीना उसे कहाँ से मिलेगा? मेमोरी ग्लैंड से ही मिलेगा। सो जस्ट वेट अ मिनट। चलो भाई, अगला टॉपिक जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है वो है मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स किस में प्रेजेंट है? सिर्फ मैमल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। मैमल्स का एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें या जो यंग वंस को बर्थ दे रहे हैं, प्लेटिपस एक एक्सेप्शन है जो जिसमें मेल के मेमोरी ग्लैंड से भी मिल्क आता है, ठीक है। बाकी किसी के मेमोरी ग्लैंड से मिल्क नहीं आता है। मेमोरी ग्लैंड की जब बात करते हैं तो ह्यूमन्स के केस में ये फीमेल्स में फंक्शनल हैं और मेल्स में वेस्टिजियल है। फीमेल्स में फंक्शनल है, मेल्स में वेस्टिजियल है। ऐसा नहीं मेल्स में नहीं, आप मेल्स की बॉडी देखें 2 निपल्स दिखाई देते हैं, बट दे आर नॉट फंक्शनल। फीमेल की बात करें तो दे आर फंक्शनल। स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें तो एनसीईआरटी में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में जब हम बात करते हैं तो ये जो पॉइंट निपल है, इट हैज़ मल्टीपल ओपनिंग्स। सिंगल ओपनिंग नहीं है बेटा, इट हैज़ मल्टीपल ओपनिंग्स। चलें इसको बायोलॉजिकली देख लेते हैं। सबसे पीछे हमारा होता है ये रिब्स, ये स्ट्रक्चर कहलाता है बेटा रिब्स, ठीक है। रिब्स के आगे जो प्रेजेंट है वो क्या प्रेजेंट है? हमारा पेक्टोरालिस मेजर। यहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट हैं उनका नाम है पेक्टोरालिस मेजर। पेक्टोरालिस मेजर एनसीईआरटी रख के बैठिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि आगे प्रेजेंट होते हैं मेमोरी लोब्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं 15 से 20। हम सिर्फ 3-4 बनाएंगे ताकि उसको हम समझा सकें, ठीक है। इस तरीके से लोब्स प्रेजेंट होते हैं। इन लोब्स को मेरा बच्चा कहते हैं मेमोरी लोब्स। क्या कहते हैं? हमेशा डायग्राम को इधर से इधर की तरफ बनाइएगा। जब भी आप इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो आपको बेहतर तरीके से बनते हुआ नजर आएगा डायग्राम। मेमोरी लोब्स कितने होते हैं? लिख लो ब्रैकेट में, 15 से 20 प्रेजेंट होते हैं। हर लोब के अंदर कई एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं। ये टर्म आपने और कहाँ सुना? एल्वियोलाई, लंग्स में। लंग्स में साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज होते हैं। जबकि अगर हम बात करें कि इसके अंदर फीमेल मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर, तो ये करते हैं मिल्क प्रोडक्शन। एल्वियोलाई क्या करेंगे? मिल्क प्रोडक्शन या मिल्क सिक्रीट करते हैं मेरे मासूम बच्चों। मिल्क प्रोड्यूस करेंगे कौन? एल्वियोलाई। ये जो मिल्क हैं बेटा, मिल्क प्रोड्यूस करने वाले एल्वियोलाई हैं, ये सब आगे चल के कॉमन डक्ट बना लेंगे, एल्वियोलर डक्ट, ठीक है। ये एल्वियोलर डक्ट ना कहकर इनको हम कह सकते हैं मेमोरी डक्ट, ठीक है। क्या बोलेंगे? मेमोरी डक्ट। कुछ चीज़ें एनसीईआरटी से एज इट इज़ मैंने उठाई हैं, कुछ रेफरेंस से उठाई हैं। कोई चीज़ ना समझ में आई हो, प्लीज़ ड्रॉप योर क्वेश्चन और क्वेरी इन कमेंट, एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू मेक एवरी कॉन्सेप्ट वेरी मच क्लियर, ठीक है। आई डोंट हैव अ वेल groomed setup, but then too your purpose should be understanding, learning, so for that the videos are sufficient, I believe so, ठीक है बेटा। तो ये जो मेमोरी डक्ट हैं, ये सारी मेमोरी डक्ट एक कॉमन डायलेशन में ओपन होंगी। इससे पहले मैं बता चुका हूँ, जो भी डायलेटेड रीजन होता है उसे हम क्या कहते हैं? एम्पुला। तो यहाँ पे भी क्या बोलेंगे? एम्पुला, ठीक भाई। हमारा इतना समझ में आ रहा है? मेमोरी लोब्स हैं, उसके अंदर एल्वियोलाई है। हर एल्वियोलाई से निकलने वाली डक्ट को मेमोरी डक्ट कह रहे हैं। हर एक डक्ट कॉमन ओपनिंग में ओपन होगी जिसे हम
एम्पुला कहेंगे, जिसके अंदर मिल्क हर जगह से आएगा। ये मिल्क आगे डक्ट में मिल जाएगा, कॉमन डक्ट सब एक जगह पे आ जाएंगी। इन डक्ट को बोलेंगे लेटिसिफेरस डक्ट। क्या बोलेंगे? लेटिसिफेरस डक्ट है, लेटिसिफेरस डक्ट। ये सारी लेटिसिफेरस डक्ट आपस में एक जगह पे मिल जाएंगी। उसी रीजन पे क्या बनेगा हमारा? निपल। ये जो निपल है ये कुछ नहीं है, ये कॉमन पॉइंट है जहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी ओपनिंग्स प्रेजेंट हैं। सारी लेटिसिफेरस डक्ट्स कहाँ पे मिल रही हैं? आके निपल पे। ये खत्म हुआ हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरे के पूरे 30 मिनट में। आई बिलीव आधे घंटे में इससे बेहतर तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता था। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब बेटा आगे हम क्या करेंगे? 3 पार्ट्स हमारे हो गए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। अब एनसीईआरटी में अगला टॉपिक क्या है हमारा? गैमेटोजेनेसिस। तो इसमें या तो हम एक ही वीडियो में स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis पढ़ेंगे या अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू एवरीवन।